हम लोग पिछले दिन त्रिकोणमिति का 9वां अध्याय समाप्त कर दिए थे। अब आगे हम लोग इसी में एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में वैसे प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, बोर्ड परीक्षा में उदाहरण से भी प्रश्न आते हैं। एक उदाहरण है इसी का, उदाहरण संख्या 6 जो पेज नंबर 223 पर है। गणित में प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बहुमंजिला भवन उसे कहा जाता है जो कई फ्लोर के होते हैं, और एक भवन है जो बहुमंजिला नहीं है। तो मान लेते हैं ये बहुमंजिला भवन है और उसके सामने एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। सामने में एक भवन है जो कितना मीटर ऊंचा है, 8 मीटर, और दोनों तो भूमि पर है। तो ये वाला जो हमने बहुमंजिला लिखा ऊंचाई वाला, ये हो गया बहुमंजिला भवन। और ये 8 मीटर ऊंचा जो है एक सिंगल फ्लोर का भवन हो गया। कह रहा है बहुमंजिला भवन से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को भी देखा जाता है और तल को भी देखा जाता है। तल का मतलब आधार बिंदु। कहाँ से देखा जाता है? बहुमंजिला भवन के शिखर पर से, शिखर पर से देखा जाता है ना। तो ऊपर से देखा जा रहा है, इसीलिए यहाँ अवनमन कोण बन रहा है। कह रहा है कि अवनमन कोण शिखर को देखता है तो 30 डिग्री अवनमन कोण, और तल को देखता है तो अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो हमने बताया था कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होते हैं। तो अब इस शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से अगर हम लोग बहुमंजिला भवन पर लंब डाल देंगे तो ये लंब जो है 8 मीटर के भाग से काट देगा बहुमंजिला भवन को। नीचे की ऊंचाई यहाँ तक हो गया 8 मीटर, क्योंकि 8 मीटर की ऊंचाई के बराबर में कट गया हिस्सा ना। तो अब कह रहा है कि इसके सापेक्ष बन रहा है कितना डिग्री शिखर से, 30 डिग्री ना। तो 30 डिग्री बन रहा है तो स्वाभाविक है कि अवनमन उन्नयन के बराबर होते हैं। तो ये उन्नयन, नीचे में उन्नयन ऊपर में अवनमन, तो नीचे वाला कोण हो गया। फिर ये तल बिंदु जिसको पाद बिंदु भी कहते हैं, इससे 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो 45 अवनमन बन रहा है तो उन्नयन भी 45। तो दिक्कत प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई अगर ए बी लिखेंगे और सी डी हम लिख लिए भवन की ऊंचाई, तो लंब डालने के बाद ई हिस्सा तो कट गया है, ए ई कट गया है बहुमंजिला भवन में 8 मीटर। शेष ऊपर वाला जो भाग है वह जानकारी हो जाएगा। तो 8 में जोड़ देने के बाद बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो यह जानकारी के लिए हम इसको कोई ना कोई चर राशि मान लेते हैं। क्या मान लिए? एच। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ओनली एच होगा? नहीं, तो क्या होगा? 8 + एच। ये संपूर्ण ऊंचाई बहुमंजिला भवन का अगर निकालना पड़ेगा तो 8 + एच करना पड़ेगा। साथ ही साथ पूछा जा रहा है कि दोनों भवन, यानी एक सिंगल फ्लोर वाला भवन और बहुमंजिला भवन, इस दोनों के बीच की परस्पर दूरी क्या है। तो इस बीच की दूरी कोई राशि हम मान लेते हैं कि x मीटर दूरी है इसके बीच ना। कोई दिक्कत? फिगर को समझने में किसी को परेशानी नहीं है। अब इन्हें एक्सप्लेन करना है सबसे पहले चित्र को। तो क्या लिख लेंगे? माना कि, जवाब में लिखेंगे माना कि ए बी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई है, एवं सी डी सिंगल फ्लोर वाला भवन, सिंगल फ्लोर वाले भवन की ऊंचाई है। सिंगल फ्लोर का मतलब एक ही फ्लैट जो है फ्लोर है, भवन की ऊंचाई है, ऊंचाई है।
अब हम देख रहे हैं बहुमंजिला भवन के शिखर ना, बहुमंजिला भवन के शिखर से, शिखर बिंदु, कौन सा शिखर बिंदु है? बी से भवन के शिखर, आप सिंगल छोड़ देते हैं, लिखा हुआ ऊपर में हिंट्स हो गया ना। भवन के शिखर डी एवं तल सी, है ना, शिखर टी एवं तल सी का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है। इतना हमें इस फिगर में एक्सप्लेन किया है, कोई दिक्कत? अब आगे हमें इसमें समकोण त्रिभुज जो बन रहा है 45 डिग्री के सापेक्ष बहुमंजिला भवन बना रहा और 30 डिग्री के सापेक्ष बहुमंजिला भवन का कुछ हिस्सा बना रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों को बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 30 डिग्री बना रहा था तो हम 30 डिग्री के सापेक्ष कर लेते हैं, कोई दिक्कत? तो 30 डिग्री जो बना रहा है इस त्रिभुज का नाम है BED। अब समकोण त्रिभुज BED में, समकोण त्रिभुज BED में, इसमें जो जानकारी है BE जानकारी है, BE जानकारी नहीं था, जो हिस्सा था उसको हमने क्या मान लिया है? H। उसके बाद DE, यह DE क्या होगा? तो हम जान रहे हैं कि DE किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। DE किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा, और इसको भी हमने क्या माना है? X माना है। दोनों की ऊंचाई अज्ञात ही है, लंबाई, और उसके बाद जानकारी है कोण D पर कितना बन रहा है? 30 डिग्री। इसीलिए देख रहे हैं इस 30 डिग्री के सापेक्ष लंब, और ये नीचे वाला भुजा हो गया आधार। लंब और आधार से किस अनुपात का सुनिश्चित होता है? tan का। तो इसलिए लिखेंगे tan D बराबर लंब बटे आधार, लंब BE बटे आधार DE। कोई दिक्कत नहीं है। tan D पर 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री BE का मान H वनली माने हैं और DE का मान X। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H बटे X। अब आगे देख लेते हैं, X को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, X बराबर H इंटू √3, H√3। ये हो गया हमारा समीकरण। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे दूसरे वाला भाग में आते हैं। दूसरा भाग हमारा है त्रिभुज CAB या BAC में। अब समकोण त्रिभुज BAC में हमें यह भी पता है कि लंब का काम तो पूरा भुजा A से B तक करेगा ना। तो AB की ऊंचाई हमने निकाला है कितना? 8 + H मीटर। उसके बाद AC इसका आधार है, AC क्या है? X। कोई दिक्कत नहीं है। कोण C पर कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री। तो इसके सापेक्ष भी लंब और आधार हो गया। लंब आधार के लिए क्या लिखेंगे हम? अनुपात tan C के लिए लंब बटा आधार। तो लंब हमारा भुजा हो गया AB, आधार हो गया AC, और tan C का मान 60 डिग्री, C 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री है, और AB का मान हम निकाल के रखें 8 + AC का मान X। कोई दिक्कत? tan 45 का मान 1 होता है, बटा 1 लगा सकते हैं, 8 + H बटा X। समीकरण में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, X को 1 से गुना कर ले, X बराबर 8 प्लस समीकरण, दोनों समीकरण में X का ही मान आया है। दोनों समीकरण को ध्यानपूर्वक देखते हैं कि X का इक्वल H√3 है, X इक्वल 8 + H है।
तो हम पढ़े हैं समीकरण का एक पक्ष बराबर रहने पर दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाता है। तो समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से जब समीकरण का हल करते हैं तो एक पक्ष बराबर, यहाँ भी एक पक्ष बराबर है तो बराबर वाले पक्ष को छोड़ दिए, जो बराबर नहीं है उसे रख लेते हैं। h√3 बराबर 8 प्लस h, कोई दिक्कत? तो h वाला जो पद है एक जाति के होने के कारण एक पक्ष में आ जाएगा ना, h√3 है और h प्लस वाला h इधर आएगा तो माइनस h इक्वल, इसीलिए h बराबर, ये h कॉमन ले लेते हैं, इसमें h कॉमन ले ले, h कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ √3 माइनस 1 तो बराबर 8, यानी 8। अब हम यहाँ देख पाते हैं कि √3 माइनस 1 इंटू में है h के साथ, क्या चीज़ में है? और इंटू यानी गुना में है। जब गुना वाला पद समीकरण के दूसरे पक्ष की ओर शामिल होता है तो भाग में हो जाता है। अब भाग को बटे में लिख सकते हैं तो h बराबर हमारा 8 बटे √3 माइनस 1, ये हो गया हमारा ऊंचाई। प्रश्न में बहुमंजिला भवन की ऊंचाई 8 प्लस h है, तो हम पहले h का कंप्लीट मान निकाल लेते हैं। कंप्लीट मान कैसे निकलेगा? परिमयीकरण करने के लिए। तो परिमयीकरण करने के लिए हर पर जो राशि रहे वही राशि से गुना करते हैं, माइनस के स्थान पर प्लस कर देते हैं। तो गुना करने के बाद हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस 1 बटे, अब इसका हल करेंगे, a माइनस बी या a प्लस बी, इंटू में है तो a स्क्वायर माइनस, तो a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में 1 घट जाएगा सीधा 2। क्या डायरेक्ट लिख देंगे? कोई दिक्कत नहीं, यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 घटा 1 2, a माइनस बी a प्लस बी, यही होता है फार्मूला। हटा देते हैं, कट गया ये 4 बार में, तो क्या जवाब आ गया? 4 इंटू √3 प्लस 1। अतः h का मान तो निकल गया, h का मान निकल गया। अतः h बराबर 4 इंटू √3 प्लस 1। लेकिन अभी टावर की ऊंचाई नहीं निकला है। टावर की ऊंचाई 8 जोड़ h करना ही पड़ेगा। अब जोड़ने के बाद हम यह मान जो h का है समीकरण 1 में रख देते हैं, बेहतर है, आसान भी है, कोई दिक्कत? तो हम मान रख लेते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में h बराबर 4 इंटू √3 प्लस 1 रखने पर दोनों का मान अज्ञात है, इसीलिए दोनों मान निकालना ज़रूरी है। लिखने के पीछे पड़े हो तुम। x बराबर हो गया h√3, तो h का मान हम क्या निकाले हैं? 4 इंटू √3 प्लस 1 और फिर इंटू √3, ये ना हो गया। अब ध्यान से देखो, √3 को गुना करेगा, यानी 4 √3 गुना हो गया ये आपस में, और फिर इंटू √3 प्लस 1 ना, तो गुना कर दोगे तो 4 और √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर इसको गुना करेंगे तो 4 √3, 4 से फिर गुना करेंगे तो 4 1 4 √3। हमें दोनों भवनों के बीच की दूरी हम चाहे रूट में रहने दे या दशमलव से हटा सकते हैं। कॉमन भी लाएंगे, कॉमन तो लिया हुआ है। अगर मान के चलो हम 12 यहाँ कॉमन फिर से 4 ले ले, क्या ले ले? कॉमन 4 ले ले, तो बचेगा यहाँ फिर 3 और प्लस √3 नहीं बचेगा, तो हम दशमलव में भी निकालेंगे तो जवाब इस तरह से √3 का मान निकालने के बाद आ सकता है। नहीं तो ये मान तो हमारा हो ही गया, कॉमन 4 निकालने के बाद 3 प्लस √3, तो ये जवाब अभी हमने x का निकाला है और x दोनों भवनों के बीच की दूरी है। तो हमें लिखना पड़ेगा दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर, आगे वही हिस्सा हम यहाँ नोट कर लेते हैं। अतः दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के
बीच की दूरी जो निकला हमारा वह मान है 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। कोई दिक्कत? एवं अभी एक जवाब ही निकला था ना, प्रश्न में 2 जवाब पूछ रहा है। एक पूछ रहा है कि टावर बहुमंजिला भवन कितना ऊंचा है, बहुमंजिला भवन। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तो संपूर्ण ऊंचाई 8 + h है। लिखेंगे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई जैसे निकालना है तो उसमें 8 + h करना पड़ेगा। 8 + h का मान हम निकाले ही हैं। यह दिख रहा है स्पष्ट रूप से, h का मान जो निकाला हुआ है घेरा मार दिए ताकि देखने में दिक्कत नहीं हो। अब 4 इंटू √3 + 1, 4 इंटू √3 + 1, ब्रैकेट हटाएंगे तब तो 8 से इसमें ऐड होगा। 8 में तब जोड़ेंगे, जबकि 8 4 12 नहीं कर देंगे। जब तक ब्रैकेट नहीं हटता है तो 4 को ब्रैकेट में कॉमन ना आया हुआ है तो ब्रैकेट हटाने के लिए इसको गुना करते हैं। 4 को √3 से गुना करेंगे 4 फिर 4 को 1 से गुना करेंगे 4, तो ये बिना रूट वाला आपस में जुड़ जाएगा। तो 8 4 12 प्लस 4 √3, फिर कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिए तो 3 + √3, दोनों की ऊंचाई बराबर निकला। अतः बहुमंजिला भवन की भी ऊंचाई 12 + 4 √3 या 4 इंटू 3 + √3 मीटर, और दोनों भवनों के बीच की दूरी हमारा सेम निकला था 4 इंटू 3 + √3। अगर दशमलव में निकालना है तो √3 का मान 1.73 रख के दशमलव में भी हम जवाब बता सकते हैं। कोई दिक्कत? तो इस चैप्टर का उदाहरण 7 जो पेज नंबर 224 में दिया गया है, त्रिकोणमिति में, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख दोनों किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। सामने में इसमें चित्र भी बनाया गया है, तो ये जो है देख लेते हैं नदी की चौड़ाई है। ये जो हम मान लेते हैं कि नदी की क्या है, ये चौड़ाई है, और इससे इसी मार्ग से नदियाँ बह रही है। तो इस पर पुल बनाया गया। क्या बनाया गया? पुल। एक पुल है, ये जो है काल्पनिक ये पुल है जो कहाँ पर बना है? नदी के ऊपर बना है पुल है ये। अब सामने देखते हैं, ये नदी की चौड़ाई है तो किनारा होगा ना, एक किनारा ए है, दूसरा बी है, और ये जो पुल बना है, ये जो पुल देख रहे हो ना ऊपर पे, ये पुल नदी के किनारे से अगर बात करें तो किसी भी किनारा से अगर मापोगे ना, ये किनारे से कितनी ऊंचाई पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर पुल है। कोई दिक्कत? एक व्यक्ति चला गया पुल पर, खड़ा हो गया किसी बिंदु पर, पुल पर जाके खड़ा हो गया। यह आदमी है जो पुल पर आकर खड़ा है, और यह आदमी पुल के एक बिंदु से, उसी बिंदु से दोनों किनारे को देखता है। इधर भी देखता है, इस ओर भी देखता है। तो देखने के बाद उस आदमी के द्वारा जो बना अवनमन कोण है, अवनमन कोण ऊपर की ओर ना बनेगा, तो एक और अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है और एक और 30 डिग्री बनता है। यानी 30 डिग्री 45 डिग्री अवनमन कोण बन रहा है। तो अवनमन तो ऊपर में ही बन जाएगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि अवनमन उन्नयन के बराबर होते हैं। अगर ये 45 बन रहा है तो यहाँ 45 डिग्री बनेगा। ये 30 बन रहा है, बन रहा ना, तो यहाँ भी कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। और यह जो है ये वाला हिस्सा जो देख लिया जाए, ये किसके बराबर होगा? अभी जो हमने लम्ब डाल दिया, पी बिंदु से कोई आदमी देख रहा पुल के दोनों किनारे को,
तो पी क्यू लम्ब डाला जो नदी के ऊपरी सतह पर, धारा के सतह पर, तो किसके बराबर होगा? ये तो हमने जो किनारे पर से जो ऊंचाई है 3 मीटर, इसी के बराबर ना ये 3 मीटर भी होगा। तो नदी के सतह से भी अगर ऊंचाई मापा जाए तो ये ऊंचाई भी 3 मीटर ही होगा। स्पष्ट है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ किनारे से पुल की ऊंचाई 3 मीटर, तो जब किनारे से होगा तो धारा की सतह पर से भी 3 मीटर। तो इसे लम्ब डालने की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि हमें जो है ऊपर वाला जो इस देख रहे हैं 45, 30, 75 होता है, तो शेष बचा कोण 105 डिग्री हो जाता है। उस जिसके आधार पर हमारा समकोण नहीं बन पाता है त्रिभुज, और समकोण नहीं बन पाता है तो हम त्रिकोणमितीय सवाल को न्यून कोण तो शेष 2 कोण होना ही चाहिए, लेकिन एक कोण समकोण अवश्य होना चाहिए। तो हम समकोण बनाने के लिए एक लम्ब डाल दिए इस पर। जब लम्ब डाले तो स्वाभाविक है दोनों पक्ष में, इधर भी समकोण इधर भी, दोनों भाग में समकोण। लेकिन अब नदी की चौड़ाई 2 हिस्से में बढ़ गया। नदी की चौड़ाई टोटल अब जो हो गया, नदी की चौड़ाई हमारा हो गया AQ अब प्लस QB ना। टोटल चौड़ाई हमारा AB था, लेकिन AB जब लम्ब डाले तो एक हिस्सा AQ बन गया, दूसरा हिस्सा QB बन गया। तो AQ जो है 45 डिग्री वाले पक्ष में आ गया, QB 30 डिग्री के वाले पक्ष में आ गया, और ये लंब 3 मीटर है ही। फिर से हमारे पास 2 त्रिभुज हो गया। अब इनको छोड़ देंगे, ये जो साइड से जो ऊंचाई है इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पुल का नाम दर्शाना है तो दर्शा दो कि ये जो पुल है ऊपर में जो हमने एक काल्पनिक रेखा से खींचा है, पुल की चौड़ाई या पुल CD है। AB हो गया नदी की चौड़ाई, और AB पर 3 मीटर ऊंचाई पर CD हो गया पुल की लंबाई। और उसके बाद प्रश्न में पुल पर खड़ा आदमी P पर है। अब P से दोनों किनारे को देख रहा है, तो किनारा तो AB है। देखने के बाद अवनमन कोण 45 डिग्री 30 डिग्री क्रम से बना रहा है। अवनमन उन्नयन के बराबर होते हैं। चित्र को समझने में कोई दिक्कत? बस इसमें नदी हम नहीं बनाए, लेकिन चित्र को उसी तरह बनाए जैसा प्रश्न में दिया हुआ। अब लिख लेते हैं इसमें आगे कि माना कि AB नदी की चौड़ाई, AB नदी की चौड़ाई, AB नदी की चौड़ाई एवं AB नदी की चौड़ाई एवं CD नदी पर बने 3 मीटर की ऊंचाई पर, नदी पर 3 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर बने पुल की लंबाई है, बने पुल की लंबाई है, पुल की लंबाई है। कोई दिक्कत? अब आगे लिखते हैं पुल पर स्थित, पुल पर P बिंदु से नदी के दोनों किनारों को देखने पर बना अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है। यह प्रश्न में कहा जा रहा है कि पुल पर कोई व्यक्ति है जो दोनों किनारे को देख रहा है, दोनों का अवनमन कोण 30 और 45 है। हम लिख लेते हैं एवं PQ लंब AB पर डाला, PQ लंब AB पर डाला। ये वाला हिस्सा जो हम लंब डाले हैं PQ किस पर डाले हैं, AB पर लंब डाल दिए। अब आगे
दोनों त्रिभुज के सापेक्ष हम किसी भी त्रिभुज को बारी बारी से हल कर सकते हैं। 45 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज हो जाएगा AQP या PQA ना। तो समकोण त्रिभुज PQA में हल करने के बाद इसमें जानकारी क्या है, तो जानकारी हमें है कि PQ 3 मीटर, यह लिख देंगे। यह जो है नदी से पुल की ऊंचाई, नदी से पुल की ऊंचाई है जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद AQ जानकारी नहीं है तो क्या मानोगे, x मान लो। दोनों तरफ x और y मानना पड़ेगा, तब यहाँ x लिख लेते हैं और ये वाला हिस्सा y लिख लेते हैं, बाद में x + y कर लेंगे। x माना कौन A, यानी A पर डिग्री कौन बन रहा है 45 डिग्री, इसीलिए फिर इसके लिए लंब आधार, तो tan A बराबर tan A ना होगा, लंब हो गया PQ बटे आधार AQ, लंब tan 45 बराबर एक जगह पर 45 डिग्री दे दिए, फिर 3 बटे x, इसका मतलब 1/1 बराबर 3/x, x बराबर 3 मीटर निकल गया ना। और ऐसे भी जान रहे हैं 45 डिग्री है तो लंबाई 3 है, तो क्या आधार क्या होगा, लंब जब 3 है तो आधार भी 3 होता। यह स्पष्ट है, यह बात हमेशा याद रखना। अगर उल्टा पुल्टा निकल रहा है तो कहीं ना कहीं गलती है। पुनः दूसरा वाला भाग जो त्रिभुज का हिस्सा बचा हुआ, उस त्रिभुज का नाम है PQB, समकोण त्रिभुज PQB, समकोण त्रिभुज PQB। इन त्रिभुज में क्या देख पा रहे हैं कि यह भी लंब PQ के सापेक्ष ही है ना। उसके बाद QB, जो BQ भी बोल सकते हैं, Y हमने माना है क्योंकि प्रश्न में तो पूरी चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इस तरह से कोण B पर कितना बन रहा है 30 डिग्री। फिर यह भी तो हमारा सापेक्ष हो गया लंब आधार ही, लंब आधार B के सापेक्ष लंब, और ये हो गया आधार, इसीलिए tan B बराबर tan लंब बटे आधार। तो लंब के बदले में PQ और आधार के बदले में BQ, तो tan B के स्थान पर tan 30 डिग्री बराबर PQ 3 है, अब BQ Y है ना। tan 30 का मान हो गया 1/√3 बराबर 3/y बराबर 3 × √3 मीटर, 3 × √3 मीटर। तो हम पहले भी बोले थे कि नदी की चौड़ाई यहाँ दिख रहा, अतः हम लिख दिए हैं नदी की चौड़ाई। यही पंक्ति हम प्रयोग भी कर लेते हैं, नदी की चौड़ाई स्पष्ट हमने लिखा है। क्या लिखा, नदी की चौड़ाई टोटल, नदी की चौड़ाई बराबर, ये जो चौड़ाई टोटल ये भी था, यह किसके बराबर है AQ + BQ के बराबर, या QB के बराबर, AQ + BQ। अब हम स्पष्ट देख पा रहे हैं AQ हमारा x है, क्या है इस पर x और प्लस y। x का मान हमने निकाला है 3 मीटर और y का मान निकाल के रखा है 3/√3। 3 को मान लेते हैं, 1 + √3 मीटर, रूट में रहने देंगे तो यही हो गया। लेकिन अगर हम चाहेंगे दशमलव में निकालने तो √3 के स्थान पर 1.73 का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत